नमस्कार एवरीबॉडी। मोस्ट प्राइमरीली आज जो हमारा भी वीडियो रहेगा बेसिकली एक मूवी रिव्यू के ऊपर है, जो अभी रिसेंटली 5 दिसंबर को नई हिंदी मूवी रिलीज हुई है, धुरंधर। उस धुरंधर मूवी के ऊपर रिव्यू है। कल ही मैं मूवी देख के आया हूँ। संडे के दिन देखने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा रश थी। ट्रस्ट में कोई रात के इवन 11 बजे तक के जो शोज है उसमें भी हाउसफुल। मैं थोड़ा लेट हो गया बुकिंग करना, तो कल की मुझे मॉर्निंग शो मिली। वो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये मूवी देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मीडिया में इसके बारे में बहुत कुछ बातें चल रही है मूवी जब से आई है, और ज़्यादातर वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने मूवी देखी नहीं है। सो क्यों बातें कर रहे हैं उसके लिए हम वीडियो में आगे जाके हम उनके बारे में बातें करेंगे। वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा इसके बारे में बातें करना चाहते हैं। सो मेन ये जो मूवी है, करीब 3 घंटा 34 मिनट का मूवी है। अगर आप इंटरवल मिला लें और सब कुछ मान लें कि थोड़ा सा आप वॉशरूम भी चले गए और एंट्री एग्जिट सब मिला के, तो करीब करीब 4 घंटे का मूवी है। तो 4 घंटा सीटिंग टाइम है थिएटर में। आज के डेट में जहाँ पे हॉलीवुड में या बॉलीवुड में 1.5 घंटे की मूवी बनती है, तो सोच रहे होंगे भाई 4 घंटे की मूवी, 4 घंटे की मूवी देखी जाएगी। स्टार्टिंग में मुझे भी डाउट था। मैं भी लगा था, मुझे लगा कि 3.5 घंटे से ऊपर मूवी है। पर एक बात आपको ये क्लियर कर दूं, आपको मूवी में कभी भी 4 घंटे के दौरान या 3.5 घंटे के दौरान कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक सेकंड के लिए आपने पलक झपका और आप अवॉइड करके फोन चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। कभी भी नहीं लगा। जिन लोगों ने मूवी देखी होंगी वो लोग मेरे इस बात से रेजोनेट कर सकते हैं कि बात में कितनी सच्चाई है। और एक सेकंड के लिए भी आप पलक नहीं झपकना चाहते हैं, और आपको इतना स्पॉन्टेनियस है मूवी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक भाग के बाद दूसरा भाग, दूसरा भाग के बाद तीसरे भाग, ऐसे करके आता जा रहा है। और मूवी इतना स्पॉन्टेनियस है, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने 3.5 घंटे की मूवी देख ली है। मैंने लिटरली फोन चेक जस्ट जब इंटरमिशन आया, इंटरवल आया, तब बाहर गए। उसके बाद फिर अंदर आए जब मूवी खत्म हुआ। उसके बाद पता चला सच में मूवी 4 घंटे ऑलमोस्ट लगी। जब मैं हॉल में गया, हॉल से बाहर आया, ऑलमोस्ट 4 घंटा बीत चुका था। सो इतना ज़्यादा इम्पैक्टेबल मतलब मूवी है आपका। ओवरऑल अगर मैं स्क्रीन टाइम की बात करूँ तो ऑल राइट। अभी मूवी के मुद्दे पे आते हैं कि किस टाइप का मूवी है, या रियल स्टोरी बेस्ड है, या फिर कोई ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, या फिक्शन है। सो देखिए, ये मूवी जो है बेसिकली 3 घटनाओं पे आधारित है। सबसे पहला जो घटना भारत में हुआ था, इंडियन एयरलाइंस IC814, जो इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट थी उसकी जो हाईजैकिंग हुई थी, जिसको कांधार हाईजैकिंग के नाम से भी जानते हैं। सर हुआ था 24 दिसंबर 1999। 1999 में 24 दिसंबर के दिन हुआ था ये हाईजैकिंग। उसके बाद सेकंड घटना है पार्लियामेंट अटैक, जो कि हुआ था 2001 दिसंबर को हुआ था। तो ये पार्लियामेंट अटैक भी आप अगर देखेंगे तो 13 दिसंबर के आसपास। सो ऑल 2 साल के बाद ये अटैक हुआ है। तीसरा जो घटना है वो है 26/11 मुंबई अटैक, नवंबर महीने की 26 तारीख 2008 की। पाकिस्तान से 10 टेररिस्ट आके उन्होंने जो दहशत मचाया, वो हम सब ने देखी अपने अपने टीवी चैनल्स पे, अपने अपने घर में बैठ के। तो ये तीनों जो घटनाएं हैं, मुझे अभी भी याद है उस उन जमानों में जब कांधार हाईजैकिंग की जगह अगर बात करें, उस टाइम पे सिर्फ न्यूज़पेपर में आया था, और रेडियो में उस टाइम पे रेडियो हुआ करते थे घरों में। सबके घर में टीवी का लग्जरी नहीं था। मेरे घर में भी नहीं। मेरे घर में 2007 के बाद टीवी आई पहली बार। तो ऑब्वियसली हमने वो रेडियो पे सुना, उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर घर वाले पढ़ रहे थे। बाकियों से पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा हाईजैकिंग हुआ। सो ऑलमोस्ट ये तीनों जो घटनाएं हैं, मैं ये कह सकता हूँ मेरे आंखों के सामने हुआ है। और लास्ट करीब करीब ये 25-30 साल के अंदर ये तीनों घटनाएं हुई हैं। सेकेंड जो इंसिडेंट हुआ है पार्लियामेंट अटैक,
वो तो हालाँकि टीवी में भी दिखाया गया, न्यूज़ में आया। और क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स स्टार्ट हो गए थे, और वो भी उस टाइम पे दिखा रहे थे टीवी में। मुंबई अटैक जो हुआ 2008 में, तो हम लोगों ने भली भांति देखा है। उस टाइम पे बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने जाके वहाँ पे उन्होंने कवरेज की है। और इनफैक्ट इस कवरेज के चक्कर में मूवी में ये भी पता लगता है, हालांकि ये चीज़ तो पहले से ही ऑलरेडी ओपन डोमेन में है, पर मूवी में ये भी दिखाया गया कि इसमें कैसे हमारी मीडिया की मदद से पाकिस्तान में बैठा हैंडलर रियल टाइम उन टेररिस्ट को कैसे गाइड कर रहे थे। तुम्हारे छत से कमांडोज आ रहे हैं, एनएसजी जा रहे हैं, छत पे ग्रेनेड फेंको। अभी तुम्हारे सामने से एनएसजी एंटर करने वाले हैं, स्टेयरकेस से आ रहे हैं, तो पहला एनएसजी एनएसजी तुमने गिरा दिया, क्योंकि आतंकवादी वहां से गोली मारा, उसको पता नहीं लग रहा है किसको, सिविलियंस को लग रही है क्या, या सिक्योरिटी पर्सनल्स को लग रही है। तो वो कैसे बता पा रहा है वहां से उसको, पाकिस्तान से बैठ के उठा हैंडलर, क्योंकि यहाँ से जो हमारे मीडिया चैनल्स वो वहाँ पे हर एक एंगल से व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नोइंगली अननोइंगली उनको मदद कर रही थी। तो इसके बारे में भी पता चला। ताकत जितने मीडिया चैनल वाले हैं और सो कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स, और बहुत सारे लेफ्टिस्ट, जिनको लिबरल कहना सही रहेगा, कुछ और कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो वो जो है उनके कहीं न कहीं बहुत पीड़ा हो रहा है इस मूवी की वज़ह से। पीड़ा ये क्यों हो रहा है, तो इसके आगे हम अब देखिए, ये शायद पिछले, मेरे ख़्याल से मैं जब से पैदा हूँ, जब से मैंने मूवीज़ वग़ैरह देखने स्टार्ट किए, और तब से लेके आज तक मुझे लगता है पहली बार ये पिछले 25-30 सालों में कोई ऐसा मूवी बना है बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में कह सकते हैं, जो एब्सोल्युटली अनएपोलोजेटिक है, कि जो हुआ है इंसिडेंट एग्जैक्टली हूबहू दिखाया गया है। कोई भी उसमें बैलेंसिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक समुदाय को उनके सेंटिमेंट को हर्ट्स हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, डायरेक्टर आदित्य धर जी ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा गट्स दिखाया। अगर आपको, आपने शायद उनकी और भी मूवीज़ देख रखे होंगे, अगर आपको नहीं पता है, उरी भी उन्होंने डायरेक्ट की थी, आर्टिकल 370 पर। उरी और आर्टिकल 370 दीज आर टोटली डिफरेंट सेट्स ऑफ मूवी, राइट। उरी में ट्रेन स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स जाती है और वहाँ पे ऑपरेशन करके आती है, वो भी बेस्ड ऑन देयर ऑन ग्राउंड। बेसिकली हमारे वहाँ पे इंटेलिजेंस है, वहाँ पे ऑपरेटिव्स है, उनसे इनपुट्स मिलती रही तो हम उन्होंने काम किए। आर्टिकल 370 इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ये हमारे देश के अंदर में इंसिडेंट था, ये इसमें लेजिस्लेशन का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पर अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स विद इन द नेशन। ये जो मूवी है, ये बेसिकली आपका स्पाई, पूरा एब्सोल्युटली एस्पेनाज जॉनर का मूवी है। जिन्होंने नहीं देखी है, तो शायद बॉलीवुड में और इंडिया में शायद पहली बार ऐसा मूवी बना है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई लव वॉचिंग द स्पाई मूवीज, स्पेसिफिकली द एस्पेनाज मूवीज। मैंने मोसाद की बहुत सारी ऑपरेशंस मूवीज देख रखी है, सी आई एस की, ऑल्दो दीज आर प्रोपेगेंडा बेस्ड, क्योंकि अमेरिका ने देखा जाए तो आज तक कोई जंग जीती नहीं है, लेकिन उनकी जितनी सारी मूवीज है सब में दिखाया जाता है कि दीज आर द सुपर हीरोज, उन्होंने पता नहीं क्या ही क्या किया। चलो उसमें कभी और बात करेंगे। तो ये शायद पहली बार भारत के लिए एक ऐसा मूवी बना है जिसमें भारत को एग्जैक्टली दिखाया गया वही है, क्योंकि भारत को आज तक बॉलीवुड ने क्या दिया है, आपको ये समझना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से बॉलीवुड ने क्या दिखाया है? भारत ऐसा है, सपेरा का देश है, और इसमें हिंदू सबसे ज़्यादा जो दिखाया गया कि हिंदू हमेशा कहीं ना कहीं, एक अब्दुल होता है, अब्दुल सबसे अच्छा बन जाता है मूवी में। हर मूवी में दिखाया जाएगा कि एक हिंदू होगा, घर उसको मंदिर जाना पसंद नहीं है, पर 786 का यहाँ पे ताबीज पहन लेगा कि उसको पीर बाबा पता नहीं क्या कर देते। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा बहुत सारी मूवीज है, बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने किए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी करियर बनाया उसके ऊपर। खैर उसके ऊपर अभी बात नहीं करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो और हमेशा दिखाया गया, खास करके 90s के बाद से,
जब से हम लोग पैदा हुए और मूवी देखना स्टार्ट करे तब से ऐसा ही देख रहे मतलब गिरोह है इनके अंदर ही पूरा बॉलीवुड है, वही एक टाइप का ही मूवी बनाया जा रहा है, खास करके जिसमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में सारे लोग बुरे नहीं होते, पाकिस्तान के लोग जो है अवाम जो है वो अमन और शांति की बातें करते हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का इशू है वगैरह वगैरह। तो ये सब हम देख देख के बड़े हुए, हम लोग भी कुछ हद तक मानने लगे हाँ सही है, बचपन में क्या है, जो दिखाया जाता है बोलते हैं बड़े को मान ले। धीरे धीरे हम लोग को पता चला आज के डेट में सोशल मीडिया आ गया, मल्टीपल हम टर्शियरी रीडर बन चुके हैं, तो हमें टर्शियरी रीडिंग से ये भी पता लगता है कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जो जिन लोगों ने रियल में वहाँ पे ऑपरेशंस करके आए, उनकी जो रिटायर्ड ऑपरेटिव्स उनके बुक्स पढ़ने से पता लगता है कि एक्चुअल था क्या और हम लोग हमें क्या बताया गया। तो इस मूवी में करीब करीब वो दिखाया गया कि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप थी वो कितनी ज्यादा इनकॉम्पिटेंस में वर्ड यूज करना चाहूंगा, कुछ और कहना चाहता था, इनकॉम्पिटेंस यूज कर रहा हूँ, थे, और कितने ज्यादा हाई लेवल की नेग्लिजेंसी हो सकती है कि ये मतलब इनका बस चले तो भारत को बेचने पे तुले हुए हैं, बस अपने पर्सनल गेन के लिए और पर्सनल फायदे के चक्कर में उन्होंने भारत को बेचने के लिए लिए तुले हुए थे। एनीवेज, मूवी में अगर दिखाया जाए कि कैरेक्टर्स की बात किया जाए तो कैरेक्टर से पहले एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये मूवी जो है कैसे एक इंडियन स्पाई ऑपरेटिव्स कैसे इलीगली वहाँ पे एंट्री करती है पाकिस्तान, और एंट्री करने के बाद वहाँ पे उसका एक कराची पोर्ट के आसपास एक जगह है करके, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा घिनौना जगह है, अगर आप उसके रियल इमेजेस भी देखेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि कितनी मतलब गंदी सी जगह है ना पे, मतलब झोपड़पट्टी से भी बदतर हालत, तो वहाँ पे मतलब ऐसा लोग और वहाँ पे जाके ऑपरेटिव हो रहे हैं, पैसा है ना कोई मतलब दुश्मन मुल्क में जाके, और एकदम पूरा वहाँ पे वो एरिया है जहाँ पे वहाँ पे मल्टीपल गैंग्स है, वहाँ पे गैंग वार रहते हैं, क्योंकि वो लियारी एक ऐसा जगह है वहाँ पे हर कोई रह रहा है, मतलब बलोच भी रह रहे हैं, पश्तून भी पंजाबी भी रह रहे हैं, सिंध भी रह रहे हैं, तो मतलब हर कोई रह रहा है, तो हर कोई हर किसी का अपना अपना एक एरिया है वहाँ पे, अपना अपना उसका गैंग है, तो वो अपना उस एरिया में और उसी के आधारित बेसिकली जैसे हमारा स्पाई जाता है, स्पाई जाने के बाद कैसे मल्टीपल गैंग्स में वहाँ पे गैंग वॉर चलती रहती है, कैसा अपना वहाँ पे गैंग में एंट्री करता है और फिर उसका जो अपना मिशन दिया गया, टास्क दिया है, उसको अपना टास्क को कंप्लीट। थ्रू आउट द मूवीज आपको कभी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक ओवर एक्सेजरेशन है। सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करूँ, इतना अच्छे से किया गया, मैं वैसे खास करके मैं एक ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम बाहर की स्पाई मूवीज देखते हैं तो उसमें और हमारे इंडिया की जो स्पाई मूवीज होते थे पहले की, तो मैं जब उनका कंपैरिजन करता था, मतलब कितना मतलब मजाक बना के रखा हुआ था, खास करके यश राज की जो पूरी सीरीज रखी थी उसने जो बना रखी थी ना, ये स्पाई मूवीज के नाम पे, कि वहाँ पे हमारा एजेंट जा रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट में रह रहे हैं और प्राइवेट जेट लेके जा रहे हैं, छत से हेलीकॉप्टर लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, अरे भाई ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में स्पाई इतना तो कम से कम रिसर्च कर लिया करते करते मूवी बनाने से पहले, जो पुराने जमाने में जैसे मूवी मैं वही सोचता था कि स्पाई एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे जाता है, वो कैसे वहाँ पे रहता है, रहन सहन, बोली, उसका हर एक चीज उसमें कितना ज्यादा वो बंदा सेक्रीफाइस करता है, मतलब अपने आप को मार ही देता है, कभी कभी अपने आप आपकी जो अंतर आत्मा की जो बातें हैं उसको भी कैसे दबा दिया जाता है, इमोशंस को, क्योंकि वो हमेशा वही सोचता है कि आगे मुझे मेरा जो ऑपरेशन, मेरा जो मोटिव है यहाँ पे, पर्पस कुछ और है, तो खुद के जो पर्सनल इमोशंस है उस पर कितना कंट्रोल करता है उस टाइम पे। तो मूवी में ऐसा बहुत बार सीन आया दिखाया गया है। एक मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सीन जब मुंबई अटैक होता है 2008 में, क्योंकि उसके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, जो हमारा जो एजेंट है बेसिकली वो ग्रुप्स में है, उनमें इन्वॉल्व है, तो उस वो अपने हाथों से ही बंदूक देता है क्या नाम है कसाब को, जब पहली बार जब आर्म्स जब वो सप्लाई हो रही थी, तो बाद में जब उसने देखा कि और 26/11 अटैक हो गया, तो वो लोग अपने वहाँ पे सारे बैठ के जो है वो लोग और नारे लगाए थे, नारा है तकदीर, राइट,
और भी बहुत कुछ। तो वो अपने आप को वहाँ पे उसकी इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है, मतलब उसकी अंदर आत्मा जो फटी जा रही है, मतलब अपनी भारत माँ पे अटैक हुआ है और उसके आंखों के सामने वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, चाहते हुए भी, और उसके आंखों के सामने ये होता हुआ देख रहा है, तो उसमें उस टाइम पे अपने अपना आंसू को पी जाता है उस टाइम पे। और एग्जैक्टली जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर के थ्रू वो दिखता है। तो अभी आ जाते कैरेक्टर पे बात करते, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद एक बहुत वेल थॉट के साथ जो कास्टिंग की गई है, सबके सब कैरेक्टर ने, मतलब उनके पर्सनालिटी के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा इसमें वेल थॉट है, आपको पता लग जाएगा। मेन मतलब इसमें रणवीर सिंह है, उसके बाद जो वहाँ की लियारिक की जो वो है अपना बलूच जो लीडर है, वो उसका रोल अक्षय खन्ना करता है। उसके बाद आगे का जो वहाँ का जो एक एसपी है, उसका रोल संजय दत्त करता है। और फिर आईएसआई का जो हैंडलर है, मेजर इकबाल करके, शायद वो अर्जुन रामपाल का उसमें रोल में। और एक पॉलिटिशियन जो है, लोकल एमएलए, उसका रोल मैं उनका नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने किया, वो भी उन्होंने उम्दा एक्टिंग किया है। तो वो अ, उन्होंने मतलब इतना घुस गया ना कैरेक्टर के अंदर, मतलब वही पंजाबी एक्सेंट, पाकिस्तान वाली जो पंजाबी एक्सेंट आपको लगेगा, और वही उनके मतलब जो लचीटापन जो होता है ना उनके, जो मतलब लीडर्स में, पॉलिटिशियन में, मतलब अपने बेटी को भी इस्तेमाल होने दे रहा है, या फिर इस्तेमाल हो रही है जो भी है, अपने उसके पॉलिटिकल गेन के लिए, मतलब हर कुछ ही उस टाइम पे आपको वो मूवी ऐसा लगेगा। और कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा आपको। हाँ, राकेश बेदी जी के बाद जिन्होंने वो वहाँ का पॉलिटिशियन का रोल निभाया, बहुत ही ज़्यादा उम्दा एक्टिंग। अजय सान्याल बेसिकली हमारे उस टाइम के आईबी के जो चीफ रहे हैं, तो बेसिकली वो अजीत दोवल सर के रोल को वहाँ पे रेप्लिका कर रहे थे। तो उसमें आर माधवन, फैंटास्टिक एक्टिंग थ्रू आउट। तो मतलब सबने बहुत बढ़िया अपना अपना रोल किया, लेकिन खासकर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगा सबसे जो उम्दा एक्टिंग करके जो उभरते हुए आए, वो मुझे लगा कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना का लगा। आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अ, अक्षय खन्ना, क्योंकि वो इस एज में एक कमबैक करना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेस में रहता होगा इंसान। सोचो हमारा एक ऑपरेटिव जब ग्राउंड पे रह के इंटेल कलेक्ट करता है, ऑपरेशन पे है, मतलब अपने आप को मार, जो इमोशंस है, भावनाएं, कभी कभी अंतरात्मा की जो पुकारो, वो जब निवाला वो लेता है और आंखों से पानी झर रही हो, मतलब वो पूरा चीज दिखता है आपको, और आपको कहीं ना कहीं वो फील हुआ कि सच में कैरेक्टर, इन्होंने सच में कैरेक्टर के अंदर घुस गए। जितने कलाकार थे इसमें, कहीं लगा नहीं होगा कि आप किसी जगह अक्षय खन्ना को देख रहे हो, कई जगह आप रामपाल को देख रहे हो, आपको कहेगा यार वो सही में वो है ना, रहमान डकैत का रोल कर, मतलब सच में वैसा ही लगेगा। और एक बात जो नोटिसेबल, ये प्रॉपर एस्पेरास मूवी बनी है, जिसमें ऑलमोस्ट नन और मिनिमल जो बॉलीवुड में कराते हैं पिछले 60-70 साल से जो करा रहे हैं, आइटम सॉन्ग डालने का जो कीड़ा होता है ना, अब फिजूल में, अरे भाई आइटम सॉन्ग देखता कौन है? मुजरा वाले जमाने में थोड़ी जी रहे हैं हम लोग, मुजरा वाले जनरेशन में थोड़ी है, वो डाल देना है जबरदस्ती करके, इसमें बिल्कुल नहीं था, और ऑलमोस्ट नन था। म्यूजिक की अगर बात करें, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा उम्दा था, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा कितना वेल थॉट प्रोसेस है ये। 90s से लेके 90s के बहुत सारे म्यूजिक, 90s लेट 80s का म्यूजिक, उसको उसमें मिक्स किया गया, और बीट्स को कैसे चेंज किया गया, कैसे धीरे धीरे नॉन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या कहते हैं, डिस्को वाले म्यूजिक जो 90s में चल रहा था, 80s में, वो उसके बाद धीरे धीरे आप इलेक्ट्रो बीट में आते, फिर गिटार स्टार्ट होते हैं। और थ्रू आउट द अगर देखा जाए तो उसमें एक्शन सीन में आपको दिखाया जाए, कहीं पे म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रही है, कहीं पे ऑफ होती है, थोड़ा सा टेम्पो उसका स्लो होता है, उसके बाद वहाँ पे कुछ एक्शंस होते हैं, उसके बाद फिर वो पिक करता है, वो बंद नहीं होती है, बैकग्राउंड चलती रहती है पूरा म्यूजिक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाता है। आई मीन इट्स ए ह्यूज
शाउट आउट टू द एडिटिंग टीम एंड द साउंड इंजीनियरिंग टीम। उन्होंने इतना ज़्यादा उसमें रिसर्च किया, उसमें इतना ज़्यादा कोहेजन एंड कोहेसिवनेस आपको दिखेगा। This is the main reason when I said you will never have a second that you just want to blink your eyes, because all the time you are looking at the screen। और ये जो तीनों जो घटनाएं हुई है हमारे आंखों के सामने हमने सुनी थी, लेकिन हमारी याददाश्त सबसे ज्यादा अगर कमजोर याददाश्त किसी का है दुनिया में तो मेरे लोगों को भारतीयों का है। क्योंकि देयर इज ए सेइंग इन इंग्लिश, इंडियन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर हिस्ट्री, और वो सच है। क्योंकि ये रिसेंटली हुई है घटना है, राइट। अगर मैं देखा हूँ अपने लाइफ स्पैन में, सोचिए कि बुजुर्ग लोगों ने उन्होंने पता नहीं क्या क्या 70-60 सालों में क्या क्या नई चीज देखी होगी उन्होंने, लेकिन कितने ज्यादा मतलब चीजें हमारे मन में अभी भी है, याद है। तो अभी के जो जैन जी अल्फा, उनको तो पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ भी है करके। तो ये खास करके ये जो नए जनरेशन वालों के लिए, उनके लिए एक मैसेज है इस मूवी से, कि आप जब सैयारा जैसी मूवी देखने जाते हो और उसके बाद ऐसे सारे इतने सारे ट्वीट्स आ रहे थे वीडियोस के, बंदे बेसिकली टीन एज जो बच्चे हैं वो हॉल में बैठ के रोने लग रहे हैं। मतलब जैसे इतनी घटिया मूवी बॉलीवुड ने कभी पहले बनाई नहीं हो, उसमें रोने लगे। और भी बहुत सारे अश्लील चीजें हुई है, मैं बताना नहीं चाहता, वहाँ पे एक्स में उसके वीडियोस वगैरह आए। तो मतलब ऐसे जितने घटिया शर्मनाक मूवी बना रहे हैं, और उसमें खास करके नए जनरेशन जो है, यूथ है, जो देश की फ्यूचर बनेंगे, उनका कैसे उसे डिरेल किया जा रहा है अपने पर्पस से, लाइफ से, ऐसे मूवी घटिया सी बना के सोसाइटी और फैमिली स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए। और उसी जगह धुरंधर धुरंधर जैसी मूवी आती है। धुरंधर मूवी इज बेसिकली इस मेल डोमिनेटेड मूवी, मैं ऐसा बोलना चाहूँ, क्योंकि वो पूरा मर्दानगी का मूवी है वो। इसमें ना तो कोई लव स्टोरी है, ना तो कोई आइटम सॉन्ग है, ना तो कोई ऐसा कोई बकवास है ही नहीं उसमें। इसमें एग्जैक्टली फैक्ट्स दिखाया गया एज इट इज। कोई बैलेंसिंग नहीं है, कोई अपीजमेंट नहीं है, कोई एक वर्ग को खराब लगेगा कि भाई बैलेंसिंग कर दो, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसको थोड़ा चेंज कर दो, ओवरलैपिंग, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एज इट इज डायरेक्टर ट्राई टू शो कि जो एक्चुअल में हुआ था, और जिनके बारे में बुक्स लिखी गई है, न्यूज़ में आर्टिकल्स छपे, तो एग्जैक्टली वैसे। तो उनकी टीम ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिसर्च किया इसमें, इससे दिखता है। और एक चीज़, जो डायरेक्शन का जो टीम है, उनको कहीं ना कहीं अपने आप पे और अपने डायरेक्शन पे इतना ज़्यादा भरोसा था उस टाइम से, वो जब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहे थे कि हम 3.5 घंटे के ऊपर मूवी बनाएंगे, कुल मिला के 4 घंटे का मूवी है, अगर हॉल में आना जाना ब्रेक में जनता बैठ के देखेगी। ये जो एक भरोसा और ये जो कमिटमेंट है ना, ये उनके कहीं ना कहीं काम में दिखता है। अब जब मूवी देखोगे ना, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे गया टाइम, जैसे हाफ टाइम तो ऐसे हुआ। और आपको हाफ टाइम में बेसिकली एक मूवी हो जाती है आजकल की मूवी देखी जाए, उसके बाद आप हाफ टाइम बैठो उसके। और कहीं ना कहीं मूवी जब खत्म होता है, ये लगता है कि हमारा जो इसमें मेन हीरो है, जो बेसिकली हमजा के रोल में जो है अभी रणवीर सिंह, तो हमजा हमारा जस्ट सिर्फ ही इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद दिस, ही इज जस्ट वार्मिंग अप। और कुछ हुआ भी नहीं, जस्ट वार्म अप कर रहे हैं। और इसके और भी मेरे ख्याल से मिनिमम इसके और 2-3 पार्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि कहानी शुरू नहीं हुई है। एक्चुअल जो कहानी है उसमें जो बुक्स में लिखी गई है उसके हिसाब से अभी सिर्फ एक कैरेक्टर की डेथ हुई है, अभी और दो कैरेक्टर उनकी डेथ होना बाकी है। तो पता नहीं आगे डायरेक्शन कैसे करेंगे, कि एक ही इंसान उनको मारेगा कि अलग अलग जो ऑपरेशन में। तो बेसिकली रियली रियली इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। आप सोचिए, ऐसा एक ज़माना था जिस ज़माने में लोग राष्ट्रवादी और खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मूवी बनाना, बेसिकली वो रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज उसमें बनाने के लिए लोग 10 बार सोचते थे। और कुछ ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बॉलीवुड को जो कब्जा करके रखा है, वो तो कभी इस चीज़ में मूवी बनाती भी नहीं है, बनाती है तो पूरा डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स के साथ। और हम लोग मजबूरी होकर देखने जाते थे, क्योंकि देशभक्त है, देख हमको मूवी अच्छी लगती है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, तो जाते थे तब। लेकिन वही क्या मिलता था, वही कचरा, वही बैलेंसिंग, वही सेकुलरिज्म का पार्ट, वही अमन और शांति की बात। अमन और शांति की बात भाई वो लोग समझने वाले नहीं है, ये तीन बात दिमाग में फिट करके रख लो। अमन और शांति दोनों तरफ से होना चाहिए। जिस लोगों से आप एक्सपेक्ट करो दूसरे वाले साइड से, वहाँ के लोग रेडिकल है ऑलरेडी। आम आदमी की बात करो, वो नहीं चाहते।
और वो क्यों है, अब वो बड़ी किताब आसमानी किताब फॉलो करते हैं उस वाइन, इस मूवी में ये भी बताया गया, गजवाए हिंद के बारे में बोला गया, हिंदू काफिर है, चीज दिखाया गया जो चीज हम लिटरली उसमें बातों में सुन रहे हैं, कितने सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली दिखाया गया। और ऐसा भी एक सीन है जहाँ पे उस टाइम पे जो मैं शुरू वीडियो की शुरुआत में बताया था, जो हैंडलर बात करता है, पाकिस्तान में बैठा हुआ आईएसआई का जो हैंडलर है, वो इन आतंकवादियों को जो गाइड करता है मुंबई अटैक के टाइम पे, तो उस एग्जैक्ट जो कन्वर्सेशन है उन्होंने जो सैटेलाइट फोन के माध्यम से किया था, उसको एग्जैक्टली मूवी, एक ऐसा टाइम आता है मूवी पॉज हो जाती है और ओके वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन को एज इट इज सुनाया जाता है। वो पंजाबी में बात करते हैं लड़के, और उर्दू मिक्स है, वो वहां से गाइड कर रहा है, वो बोल रहा है बच्चों को नहीं छोड़ना है, औरतों को भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे काफिर है, सबको मारना है तुमने, सबको मारना है। मतलब ये दिखता है कि वहाँ के आम लोगों के अंदर क्या उनकी माइंडसेट है, उनका टेम्परामेंट क्या है। तो आप ऐसे लोगों से बात करना चाहते हो, अमन और शांति के बारे में ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो हर आए दिन चाहते हैं, भारत का बर्बादी चाहते हैं और वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं। अगर ठीक है, अगर मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर इंडियन, यू आर, आप भारतीय हैं, उससे देश से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है। इस मूवी में यही मैसेज मैसेज मिलता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हमारे इंटेलिजेंस दुनिया के जो लोग हैं, उन्होंने जो इतना जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रॉ, आईबी के और अलग अलग जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अपने जिंदगी को तो वो मार ही देते हैं, खुद का कोई पर्सनल लाइफ है नहीं, और उससे कितना बियॉन्ड जाके वो लोग कर रहे हैं चीजें न रिस्क में। मूवी में आपको ऐसा कभी लगेगा नहीं कि उसको कहीं किसी स्टूडियो में शूट किया गया। एग्जैक्टली वही घटिया सा गली, पाकिस्तान के कराची वाली वही गली दिखाई जाएगी एकदम। आप अंधेरा सा कमरा बंद सा, मतलब पुराने अंग्रेज के जमाने के घर, ऐसा ना आपको लगेगा ऑलमोस्ट आप उसमें घुस ही गए। आप हॉल में बैठ के देख रहे हो, अंधेरा सा हॉल है, आपको इतना बड़ा स्क्रीन, आपको लगेगा आप भी उसी दुनिया में घुस चुके हो, जा चुके हो। तो इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट के साथ मूवी बनाना, शायद ही मैंने पहली बार ऐसा मूवी, स्पाई मूवी देखी है बॉलीवुड में। शायद एक नया शुरुआत है बॉलीवुड के में, और उर्दू से बॉलीवुड बनने जा रहे हैं। तो एक हिंदी सिनेमा के लिए, और मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्शन टीम, डायरेक्टर आदित्य धरजी, एंड आई थिंक इट्स a really really must watch movie for everybody, at least for the न्यू जनरेशन यूथ के लिए। उनको बहुत, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जो उनको पता ही नहीं हुआ ऐसा ऐसा सच में चीज़ हुआ है। 26/11 भी हुआ है 2008 में, क्योंकि जैन अल्फा वाले तो उनको पता है, छोड़ दो, जेन जी वाले को भी पता नहीं है। हमारे मिलेनियम वाले कितने हैं जो ये चीज़ भूल चुके हैं। सो कहीं ना कहीं ये सबके लिए एक रिमाइंडर है मूवी। आपको मूवी हॉल जाना है, मूवी देखना चाहिए, और आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे ये मूवी देखने के बाद। आपको अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, अपने देश के ऊपर गर्व हो, और आपको कहीं ना कहीं एक पर्पस मिलेगा कि वो इतना ज़्यादा, अगर सिर्फ देश के बारे में सोच के सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, तो हम, तो उसी देश में हम रहते हैं, मतलब बेसिकली हमारे लिए वो कर रहे हैं। तो क्या हम अपने आप को उस काबिल बनाए, क्या हम अपने आप को या अपने देश को उस जगह पे लेके जाए कि भारत एक दिन डेवलप नेशन बने, कि भारत में एक दिन खुशहाली है, भारत एक दिन स्ट्रांग नेशन रहे, और एज ए सिटीजन ऑफ भारत हमें हम अपना जो ड्यूटी है उसको पालन करें सोसाइटी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है, और मैं तो बोलूँगा पूरा परिवार के साथ देखने जाए, और आपको बहुत मज़ा आएगा। खास करके अगर बच्चे हैं तो बच्चे नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 16+ शायद है, तो आप उनको छोड़ के जा सकते हैं। बाकी इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। नमस्कार।